जो कांग्रेस के द्वारा जिसका नेतृत्व हो रहा है उसमें भ्रष्टाचारों की श्रृंखला, सीरीज ऑफ स्कैम्स देश के सामने रखी है। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण जो अभी निजी तौर पर गैस और तेल उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं, प्राइवेट एक्सप्लोरर्स, उनको किस तरह से सरकार ने भ्रष्टाचार करने की इजाज़त दी, इसका खुलासा अखबारों में सीएजी की एक ड्राफ्ट रिपोर्ट के हवाले से दिया गया है। सवाल ये उठता है कि ये अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट है तो मिनिस्ट्री के पास होगी, ये लीक कैसे हुई, अखबारों में कैसे गई? ये कभी हुआ नहीं ऐसा, ये अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच बैठाई है कि ये रिपोर्ट कैसे लीक हुई? नहीं तो शक यह है कि सरकार की तरफ से ही, मिनिस्ट्री की तरफ से ही ये लीक की गई है। जी नहीं, सीएजी के को करने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, हम तो सरकार के पास रिपोर्ट है और सीएजी के पास से अगर हुई है तो उसकी भी जांच करें ना। हमने तो कहा कि इसकी जांच करें, रिपोर्ट कैसे लीक हुई, गवर्नमेंट के पास थी। और मेरी राय में ये एक प्रिविलेज का मसला है, इस पर हम विचार करेंगे, संविधान विशेषज्ञों से राय लेंगे क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट ये सरकार के द्वारा सदन में, हाउस में रखी जाती है। हाउस में रखे जाने से पहले इसका प्रकाशन नहीं हो सकता। इसका अर्थ यह है कि ये एक प्रिविलेज का मसला बनता है, तो इसलिए भी जांच होना ज़रूरी है। सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए थी कि ये कैसे लीक हुई, किस स्तर से लीक हुई। कम से कम अपने यहाँ की जांच तो कर ही सकते, पर उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा रिपोर्ट है हमारे पास, उन्होंने डिनाई नहीं किया इसको। आज उनका बयान है अखबार में, एक मिनिस्ट्री का सर्कुलर है कि रिपोर्ट है मगर वेटिंग के स्टेज में है और इसमें थोड़ा समय लगता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, इसलिए इसके वेटिंग में टाइम लगेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार के पास पहला पैरा जब ऑडिट होता है तो एक पैरा वाइज उनको वो दिया जाता है कमेंट के लिए, वो कब आया सरकार के पास? ये ड्राफ्ट रिपोर्ट कब आई सरकार के पास? और सरकार इसमें कितना टाइम वेटिंग के लिए लेगी? होता यह है कि पहला समय जब ऑडिट अपना पैरा देता है, उस टाइम में जितना सरकार को कहना होता है, हाँ ना, उचित संशोधन, डॉक्यूमेंट्स जो कुछ दिखाने होते हैं, वो स्टेज होती है। उसके बाद तो एक ड्राफ्ट रिपोर्ट जब आती है, ये थर्ड स्टेज है। तो इसमें तो सिर्फ यही देखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है जो तथ्यों के विपरीत हो, और सरकार को अगर कोई ऑब्जेक्शन करना हो तो वो कर। लेकिन कितना लंबा टाइम लेंगे? इसका मतलब है 2 स्टेजेस तो पूरी हो गई ना ऑडिट के वक्त की, और एक पैरा देने। अब ये आप कह रहे हैं कि हमें टाइम चाहिए, कितना टाइम चाहिए? ये क्यों डिले किया जा रहा है? इसमें ये सवाल है, जनता जानना चाहती है कि भाई ये क्यों डिले किया जा रहा है। आपने एक्सेप्ट किया है कि रिपोर्ट है, आपने कंटेंट्स डिनाई नहीं किए हैं उसको। या तो आप ये कहते कि ये रिपोर्ट है, ये गलत, जो अखबारों में छपा है वो गलत, जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो गलत। आपने ये नहीं कहा। आपने कहा कि हमें वेट करने में टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि मोटा मोटा सब ठीक है, थोड़ा थोड़ा कहीं इसमें संशोधन करना है। तो ये जो चीज़ है, ये मेरी निगाह में
बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। और ये डिले क्यों किया जा रहा है, वेटिंग में इतना समय क्यों लग रहा है, कितना टाइम मांगा आपने, ये हम सवाल जानना चाहते हैं। तो कोई भी आज तो आरटीआई के माध्यम से कोई भी ले सकता है इसका जवाब। उन्हें सरकार को बिल्कुल पारदर्शी होके ये बताना चाहिए कि उनके पास कब ऑडिट शुरू हुआ, पहला पैरे की स्टेज कब आई, ये ड्राफ्ट रिपोर्ट कब आई और कितना समय वो वेटिंग में लेंगे, ये खुल के बोलें। और इसके अगर कंटेंट्स गलत हैं तो ये बताएं कि कहाँ गलती है इसमें। वो मीडिया को उपदेश दे रहे हैं कि आप ज़रा शांत रहिए, यानी छापिए मत इन बातों को। मैंने सर्कुलर में देखा है कि उन्होंने कहा है कि इसमें मीडिया को और बाकी लोगों को कुछ शांति रखनी चाहिए। क्या शांति रखी जाए इसमें कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा है कहीं तो उसको दब के ढाक के रखा जाए, उसको उजागर न होने दिया जाए। जो सरकारें ट्रांसपेरेंसी की बात करती हैं, पारदर्शिता की बात करती हैं, अगर कहीं मीडिया ने उस पारदर्शिता के मामले को सामने रखा है, और मुझे इस बारे में मीडिया की भूमिका भ्रष्टाचार को उजागर करने में बहुत सकारात्मक और बहुत विजिलेंट नज़र आ रही है। 2G के मामले में भी है, इसके मामले में भी यही है, और मामलों में भी यही है। चीज़ें मीडिया करती है, फिर सरकार कहती है कि नहीं नहीं अब आप ज़रा शांत रहिए, आप ज़रा चुप रहिए। ये क्या बात है? और अगर आप वैसे चुप नहीं रहेंगे तो ये जो आज एक स्थिति पैदा हो गई है कि अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, मीडिया वाला खड़ा है तो उसको दौड़ दो, कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको कुचल दो, कहीं कोई रिपोर्ट आ रही है, लिखी जा रही है पीएससी में तो वहाँ हल्ला कर दो। ये क्या हो रहा है? ये तरीक़ा सरकार का भ्रष्टाचार से लड़ने का या उसे समाप्त करने का नहीं है। मेरा आरोप है कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ा रही है, उसको प्रमोट कर रही है और भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर रही है। अब ये जो आज जो ये रिपोर्ट आई है नई, इसके आलोक में कुछ मैंने पिछले इनके लोकसभा के सवाल जवाब देखे पेट्रोलियम प्राइस के और इसके, तो हैरत अंगेज चीज़ सामने आती है। देखिए, जो गैस के उत्पादन की लागत थी वो ₹1.20 यूनिट थी और ONGC ₹1.80 बेच रही थी। जब ये नया इनका मामला आया, जो अब ये मुझे पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है, आई डोंट से कि ये 12,000 का 45,000 हुआ कि 48,000 हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कुछ न कुछ तो हुआ ही। इसका नतीजा ये हुआ कि जो गैस की प्राइस इन प्राइवेट ओनर्स की तरफ आई वो ₹4.20 की हो गई। तो ONGC ने भी ₹4.20 बेचना शुरू कर दिया, ₹4.80 कर दिया। कहा यह जा रहा है कि गैस और तेल कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है। वो भी हमने आंकड़े देखे, कोई घाटा नहीं हो रहा है। लगातार 3 साल में इनको लाभ हुआ है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को 2006 और 7 में 7,499 करोड़ का लाभ हुआ था। ये 29 जुलाई को पिछले साल लोकसभा में सरकार ने बताया। 7,499, 7,499। 2007-8 में 6,763 करोड़, 2008-9 में 2,950 करोड़ हुआ और 2009-10 में 10,221 करोड़ रुपया हुआ। इसी तरह से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन को 1,806 करोड़, 1,581 करोड़, 736 करोड़, 1,538 करोड़ का मुनाफा हुआ। जी इंग्लिश। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 1,806, 2007-8 में 1,581 करोड़, 2008 और 9 में 736 करोड़, 2009 और 10 में 1,538 करोड़। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, इसमें 2006-7 में 1,571 करोड़, 2007-8 में
1135 करोड़, 2008 और 9 में 575 करोड़, 2009 और 10 में 1301 करोड़। तो किसी साल में, इन 4 सालों में तो लगातार कोई नुकसान इनको हुआ नहीं। हमारा सवाल यह है कि पहले तो ये बताया जाए कि आपने एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने गैस का दाम एकदम बढ़ा दिया, मुनाफा हो रहा है इन बड़े ऑयल एक्सप्लोरर्स को, और जेब किसकी काटी जा रही है? गरीब आदमी की। गैस का दाम बढ़ना आम आदमी के ऊपर बोझ है, तो आप इसकी तो लूट कर रहे हैं और उनको छूट दे रहे हैं भ्रष्टाचार की। यू आर प्रमोटिंग करप्शन। हम ये जानना चाहेंगे कि उस वक़्त कौन मिनिस्टर था फाइनेंस का, कौन मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के? एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने ये फैसले किसके दबाव से लिए, किस वजह से लिए? और एक्सचेकर को इससे कितना नुकसान हुआ? पेट्रोलियम प्राइस को निर्धारण करने के लिए जो आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए और तेल के लिए फार्मूला बनाया है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है? ये जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइस को मिक्स करके आप एक फार्मूला बना रहे हैं, इसका रैशनल क्या है? डीजल के लिए तो हिंदुस्तान अपने आप सेल्फ सफिशिएंट है लगभग। पहले तो 95% के लगभग हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे थे। उसकी प्राइस भी आप इंटरनेशनल इंपोर्ट प्राइस के साथ जोड़ के करते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? दिस इज अनदर एग्जांपल जिसमें गवर्नमेंट इटसेल्फ इज प्रमोटिंग करप्शन। उस वक्त इत्तेफाक की बात है, उस वक्त भी फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर चिदम्बरम थे। मिस्टर चिदम्बरम एक ऐसे मिनिस्टर रहे हैं कि जो जब फाइनेंस में थे वहाँ घपले हुए हैं, अब जब होम में आए हैं तो यहाँ जो हो रहा है गलत लिस्ट भेज रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो लिस्ट जानी चाहिए थी उसमें बंगलिंग कर रहे हैं, और अब उनके इलेक्शन के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि ये धोखेधड़ी से वो जीते हैं। ये तो इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा इसका, या कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। तो क्या ऐसा आदमी मिनिस्ट्री में रहने काबिल है? आई स्ट्रांगली डिमांड दैट ही शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम कैबिनेट।